नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 6 के तीसरे भाग में आ चुके हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि शेरू को चैप्टर का नाम याद होगा। शेरू, चैप्टर का नाम नई सोच और आइडियाज, न्यू थॉट्स एंड आइडियाज। एक बार और ट्राई कर लो। सर यही है सर, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। उम्मीद छोड़ दिया हम। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमने इसके पहले बात की थी उपनिषदों के बारे में, उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था बुद्ध के बारे में। तो जो अब थर्ड पार्ट है इसमें जैनिज्म के बारे में थोड़ा समझेंगे। और अगर आपने मिस कर दिया है पहले के 2 वीडियोस, प्लीज़ उसको जाके रेफ़र करके देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक होने वाला है ये वाला थर्ड वीडियो उसके साथ। तो शुरू करते हैं जैनिज्म के ऊपर। जो जैनिज्म शुरू हुआ था, हमने आपको जो 5th चैप्टर था उसके करीब जो लास्ट पार्ट में हमने वज्जी के बारे में बताया था। वज्जी में संघ होते थे जहाँ पे ग्रुप ऑफ किंग्स एक जगह पे आके डिस्कशन करते थे वज्जी के ऊपर। एक काफ़ी मजबूत किंगडम था। मगध के राज्य कितना भी चाह के उस वज्जी को कैप्चर नहीं कर पाते थे। हम उस राज्य के लिच्छवी के युवराज की बात कर रहे हैं। जो वर्धमान महावीर थे वो जैनों के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे और वो बेसिकली एक क्षत्रिय थे। और जो प्रिंस ऑफ लिच्छवी माना जाता है उनके वो प्रिंस ऑफ लिच्छवी थे। फिर अगेन उनके अंदर भी ये चीज़ आया, जैसे जैसे अपने सिद्धार्थ के बारे में देखा था, उनके अंदर भी अंदर से आया कि हमें ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के रहस्य को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उन्होंने भी घर छोड़ दिया। वो घर छोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद से वो करीब करीब 12 साल तक, जब उन्होंने घर छोड़ा तो करीब वो 30 साल के थे। 30 साल की उम्र में सब कुछ त्याग दिया उन्होंने और फिर जाके बाहर करीब 12 साल तक तपस्या किया उन्होंने। और इस तपस्या के बाद फिर उनको भी एक साक्षात्कार मिला, यानी वो चीज़ जो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आती है वो उनको समझ में आना शुरू हो गया था। अब इन्होंने जो प्रीचिंग्स दी वो बेसिकली सत्य और अहिंसा पे था। और ये इनके जो फॉलोअर्स थे वो सत्य पे और अहिंसा पे बिलीव करते थे। नॉर्मली बहुत मुश्किल था अहिंसा, क्योंकि जो उस वक्त इनके जो मेजर फॉलोअर्स थे वो ट्रेडर्स हुआ करते थे, क्योंकि वो उनसे चीज़ पॉसिबल थी। बट फार्मर्स के जगह पे आके देखेंगे तो वो पौधे उगाने के टाइम पे उनको कई बार कीटनाशक चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, जो कीट पतंग ना आए उनके पौधों पे। तो इसलिए वो लोग अहिंसा को पाना थोड़ा मुश्किल होता था उनके लिए। फिर भी इतनी कठिन जो ज़िंदगी थी जैन में, वो बेसिकली जैन वर्ड का मतलब समझते क्या है? उसका मतलब है कॉन्कर, यानी किसी भी चीज़ पे जीत पाना। अब शेरू आप ये बताओ किस पे जीतते होंगे? ये जैन में कॉन्कर का मतलब क्या हुआ? ये शायद अपने जो आपने फर्स्ट पार्ट में ग्रीड के बारे में बताया था, टर्स्ट, हाँ, शायद वो उस पे जीतते होंगे। अपने जो इमोशंस है, जो उसके अंदर आने वाली लालच, मोह, जो भी सारे फीलिंग्स जो आती है, जो चीज़ें एक इंसान को गलत काम करने पे मजबूर करती है, उसको उन सारी चीज़ों पे जीत पाना वो जैनिज्म है। फिर उसके बाद से ये जो ट्रेडर्स थे और कई सारे ऐसे लोग जो कि फॉलो किए जैनिज्म को, फिर ये काफ़ी फैला। ये गुजरात, साउथ इंडिया में काफ़ी, कर्नाटक, तमिलनाडु तक भी पहुंचा है। वेस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी जैनिज्म का फॉलो हुआ, गुजरात जैसे स्टेट्स में। और इसमें मेजॉरिटी फार्मर्स नहीं हो पाते थे, जैसे हमने बताया क्यों नहीं हो पाते थे। इसमें लोगों को सेलिबसी फॉलो करना होता था, हमेशा सत्य बोलना होता था। नॉर्मली लोग यहाँ पे भिक्षुक होते थे, यानी बेग करके खाना मांगते थे और खाते थे। काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। मेडिटेशन इनका मेजर हिस्सा होता था और सब कुछ त्याग देना होता था, यहाँ तक कि कपड़े भी त्याग देने होते थे इसमें। और जो नॉर्मली ये इनकी प्रीचिंग्स थी वो ओरल थी, काफ़ी टाइम तक ओरल थी। फिर करीब करीब 1500 साल पहले वलाबी करके एक जगह है जो गुजरात में है, वहाँ पे इसको फाइनली लिखी गई। इनकी जो भी प्रीचिंग्स थी उसको लिखी गई। अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कैसे बढ़ा, कैसे लोग जा रहे थे। नॉर्मली अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये
इस पे एक इंडिविजुअल फॉलोअर्स हर जगह पे मूव किए हैं, इन्होंने जगह जगह गए हैं, जगह जगह पे इन्होंने अपनी बातें बताई हैं, लोगों उनको फॉलो किए हैं। लेकिन इसमें जगह जगह पे जाना तो जैसे बुद्धिज़्म की स्पेसिफिकली बात करें, ये कौन लोग जाते थे शेरू? जो यही लोग जाते थे जो प्रीच करते थे। वो कौन होते थे? ऐसा नहीं होता था जैसे सब लोग तो घर छोड़ के जाएंगे नहीं, तो सब महावीर तो थे नहीं, तो जो उनको ज्वाइन किए, जो उनके फॉलोअर्स थे, पहले इनको समझेंगे कौन थे। महावीर के, बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, वो बुद्ध में स्पेसिफिकली एक विनय पिटाका करके एक बुक है जिसमें सारे बुद्धिज़्म के रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें कौन से रूल्स क्या होंगे। तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कौन कौन उसमें शामिल हो सकते। तो औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग जगह होता था और इनके संघ बन गए। संघ मतलब समूह। जब ये सारे लोग, जब इन्होंने देखा कि इनको घर छोड़ के बाहर निकलना है, सच्चाई की खोज में ज़िंदगी की राह पानी है, तो इन्होंने घर छोड़ना शुरू किया था। घर छोड़ना शुरू किए थे, संघ बना लिए आपस में। जैनों के अलग संघ होते थे, बुद्धिज़्म में अलग संघ होते थे। फिर जब ये संघ बन गए तो इसमें रूल्स होते थे, औरतों के लिए अलग, आदमियों के लिए अलग। उसमें कोई भी क्वारल्स हो गया, बीच में कोई लड़ाई हो गई, तो उसको आपस में सुलझाना है। नॉर्मली ये लोग बड़े सिंपल जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह पे खाते थे, भिक्षा मांगते थे, एक टाइम होता था भिक्षा मांगने का, उसके बाद से जगह जगह घूम के प्रीचिंग्स करते थे। उस टाइम पे जो आदमी लोग होते थे वैसे उनको किसी से परमिशन नहीं चाहिए होता था, बट जो बच्चे होते थे उनको पिताजी से परमिशन चाहिए होता था। जो औरतें होती थी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन चाहिए होता था। जो ऐसे लोग जिनका किसी पे उधार चुका हुआ है, तो वो अपने जिनसे उधार लिया है उन्होंने उससे परमिशन मांगते थे। कई बार जो स्लेव्स होते थे वो अपने राजाओं लोगों से परमिशन मांगते थे और फिर यहाँ पे परमिशन लेके वो शामिल होते थे इन संघों में। जब ये संघ मिलते थे तो जगह जगह जाते थे, जगह जगह जाते थे। तो कई बार ये केव्स में रुकते थे क्योंकि बारिश में कहीं बाहर निकल पाना, कहीं चल पाना बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम पे, उन सीजन्स में जब वो मूव नहीं कर पाते थे, तो कुछ टेम्परेरी ऐसा जगह चुनते थे। कई बार वो वेस्टर्न इंडिया में केव्स भी ऐसे मिले हैं जहाँ पे, जैसे कार्ले केव्स दिखाया गया, वहाँ पे वो रुके हैं। तो ऐसे कई बार इन्होंने टेम्परेरी डेस्टिनेशन बनाना शुरू किया और फिर ये मूवमेंट करते करते इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स को आगे फैलाना शुरू किया। अब इसमें कौन कौन लोग होते थे? कई बार ब्राह्मण लोग होते थे, कई बार क्षत्रिय लोग होते थे, कई बार मर्चेंट्स होते थे, लेबरर्स होते थे, जो हेयर को काटते हैं वो होते थे, बार्बर्स, जो आपके मान के चलिए जो कोर्ट्स में होते थे ना, जो औरतें जो नाचती गाती हैं एक राजा के जगह पे, जहाँ पे राजा रहता था, उनके आंगन में जो औरतें नाचती हैं, जो आर्टिस्ट होते थे। और फिर कई बार जो आपके स्लेव्स होते थे वो भी बुद्धिज़्म के इस संघ में हिस्सेदार होते थे। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, इसमें फार्मर्स नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि फार्मर जब फार्मिंग करेगा तो उसको कहीं अपनी जगह पे छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल होता था, तो इसलिए वो नॉर्मली इस चीज़ का हिस्सा वो नहीं बनते थे। फिर उसके बाद से इन्होंने काफ़ी खूबसूरत पोएम्स लिखी, काफ़ी सारी चीज़ें, बातें बताई है अपनी जगह के बारे में। वैसे ही जो मोनास्ट्रीज होता था, अब इनके पास जब वो लोग मूव करना शुरू किया, उसके बाद से इनको लगा कि कुछ परमानेंट चाहिए, क्योंकि विहार बनाना उन्होंने शुरू किया। और परमानेंसी इसलिए जाना शुरू किया। शेरू, क्यों परमानेंट चाहते थे वो लोग? क्योंकि बहुत लोग फॉलो कर रहे थे, हज़ारों लोग मूव कर रहे थे, हज़ारों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बट इवेंचुअली ओवर द टाइम इनको लगा कुछ परमानेंट होना चाहिए, कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो रह सके। और इसको हिंदी में या उनके लैंग्वेज में विहार बोलना शुरू किया और उसको मोनास्ट्रीज भी हमने बताना शुरू किया। तो ऐसे कई सारे लोकल मोनास्ट्रीज फॉर्म होना शुरू हो गए। मोनास्ट्रीज नॉर्मली जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं उनकी ज़मीन पे होते थे। जो उस वक्त के लोग आते थे वो गिफ्ट्स लेके आते थे, दवाइयाँ लेके आते थे, खाना लेके आते थे। इन रिटर्न जो ये फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के, वो लोग उनको ज्ञान देते थे रिटर्न में। फिर इस तरीके से उनका एक परमानेंट मोनास्ट्रीज सेटलमेंट बनना शुरू हो गया था। ज्ञान वो लोगों को फैलाना शुरू कर दिए थे। और इसके बाद से जैसे बुद्धिस्ट में मोनास्ट्रीज होना शुरू हो गए, जब आपने देखा कि लोग वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाके मैसेज को फैलाना शुरू किए, कुछ वैसा ही जो ब्राह्मिक कल्चर था, जो वैदिक कल्चर था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बदलाव आ रहे थे। हालांकि इसमें ऐसा नहीं था कि अगर आपको सच्चाई जानना तो आप घर एकदम से छोड़ दो। यहाँ पे पूरे उस साइकिल को 4 भाग में डाला गया है। जो ब्राह्मण सिस्टम था, आश्रम सिस्टम, जैसे उनको विहार बोलते थे, वैसे ही हमारे यहाँ पे आश्रम होता था। तो आश्रम ऐसा कोई डेडिकेटेड प्लेस नहीं था जहाँ पे इनको रह के रहना है। बेसिकली वो पार्ट्स ऑफ लाइफ था।
जो सबसे पहला यंग एज में आदमी को ब्रह्मचर्य करना था, यानी फोकस करना था लर्निंग पे, फोकस करना था ग्रोथ पे, और बेसिकली उसका वो जो ग्रोथ होना चाहिए उस पर उसका पूरा सेंटर फोकस जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आदमी को एक फैमिली बसा के बच्चे पालना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता था। फिर होता था वानप्रस्थ, मतलब एक टाइम पे जब आदमी बच्चे और फैमिली वाला हो जाता था, फिर उसके बाद से उसको वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जहाँ पे उसको मेडिटेशन चाहिए होता था, मेडिटेशन और ये सारे थॉट प्रोसेस। और लास्ट में उसका आता है वनवास, जो समन्वयम भी बोला गया है, मतलब ये कि अब संसार को त्याग दीजिए और ईश्वर की प्रार्थना में विलीन हो जाइए, कुछ इस टाइप का। अब फाइनल चीज़ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई थी कि जो औरतें होती थी उनके पास उतनी चॉइस नहीं होती थी इस पूरे आश्रम सिस्टम में, औरतों के पास उतनी चॉइस नहीं होता था। फिर उसके लिए उन लोगों के लिए नॉर्मली ये था कि हस्बैंड जो चीज़ कर रहे हैं जिस आश्रम में है, नॉर्मली ब्रह्मचर्य आश्रम में औरतें नहीं इन्वॉल्व होती थी क्योंकि इसमें सिर्फ आदमी होते थे, बट गृहस्थ आश्रम और बाकी जो नीचे के 2 आश्रम थे उसमें वो औरतें, जिस हिसाब से आदमी जाता था वैसे औरतें भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। अच्छा, इसमें लोग कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। अगेन, शूद्रों को इसमें जगह नहीं मिली थी, कहीं ना कहीं इन आश्रमों में शूद्र शामिल नहीं हो पाते थे। तो इस तरीके से जो ये ब्राह्मिक कल्चर था, जो ब्राह्मण का कल्चर था, ब्राह्मण सिस्टम ऑफ आश्रम, इससे और बुद्धिज़्म थोड़ा अलग था। बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता था कि एक जो नदी है, जब नदी बहती है और समुद्र में जाके मिलती है तो नदी कौन सी थी इसका कोई वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि चाहे नदी गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, जब बह के अब समुद्र में विलीन होती है तो इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं निकाल सकता कि वो पानी किसका था। वैसे ही बुद्धिज़्म में बोला गया है कि जब आदमी सब कुछ त्याग के, जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच में, जो बुद्धिस्ट लोग थे, इनके बीच में जब आ जाता है तो किस वर्ण का है इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बुद्धिज़्म में सबको एक्सेप्ट किया जाता था। फिर उसके बाद से एक कहानी बताई गई ज़ोरास्ट्रिया में। ईरान में ज़ोरास्टर करके एक प्रीचर थे। वो प्रीचर ने अपनी कई सारी जो उस ईरान में लोगों को अपने बीच में अच्छी चीज़ें बताना शुरू करी। बेसिकली उनका ये था कि गुड थॉट, गुड डीड्स एंड गुड वर्ड्स। तो इन फिलॉसफी के बेसिस पे उन्होंने प्रीचिंग्स देना शुरू किया था। काफ़ी सारे फॉलोवर्स ज़ोरास्ट्र को फॉलो करना शुरू किए, और वो जो क्लैन था, जो फॉलोअर्स थे, उनको ज़ोरास्ट्रियज़म थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया। इनकी जो एक बुक थी अवेस्टा करके, इसमें इनकी सारी प्रीचिंग्स लिखी हुई है। अवेस्टा करके बुक है जिसमें इनकी सारी प्रीचिंग्स लिखी हुई हैं। लेकिन कुछ हज़ार साल बाद में ये सारे जो लोग थे वो ईरान को छोड़ के जो कोस्टल लाइन्स ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए, करीब करीब 1000 साल पहले। इनको पारसी भी बोला जाता है। अब ये सोचने वाली बात है, जो कि होमवर्क है आपके लिए, कि ऐसी कौन सी वजह होगी जहाँ से ईरान में से सारे ज़ोरास्ट्रियन, जो कि प्राइमरीली ईरान में ईरान में पैदा हुए ज़ोरास्ट्रियन, और वहाँ से उनके फॉलोअर्स अपनी जगह को छोड़ के इंडिया आना पड़ा। आप इस पर सोचिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चैप्टर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट्स है, किसी चीज़ पे आपको चाहते हैं कि आप मुझे फोकस करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई चीज़ ऐसा लगता है कि किसी पे वीडियो बनानी चाहिए, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाय।